Hello guys, so today we'll be studying about glycogen storage disorders, and as explained in my reel, I had recently came across two very beautiful cases where a lot of similarities I had seen. दोनों में हाइपोग्लिसीमिया था, दोनों ही पेशेंट्स हेपाटोमेगाली एंड प्रोट्रूडेंट एब्डोमेन एंड कुछ टिपिकल फेशिस के साथ आए थे एंड दोनों में दो एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लिसीमिया एट होम डॉक्यूमेंट हुए थे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द सिम्टम्स वर लिटिल डिफरेंट. एक बच्चे में जब मैंने इन्वेस्टिगेशंस कराई तो हाइपरिटिसीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया दिखा. और दूसरे बच्चे में अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ हाइपोटोनिया इन फॉर्म ऑफ सम सीजर्स एंड कुछ हाइपोटोनिक एपिसोड्स थे. देन आई फेल्ट द नीड ऑफ स्टडिंग जीएसडी इन डिटेल बिकॉज ये मेरे फर्स्ट केसेस थे जो मैंने इनकाउंटर किए थे जीएसडी को लेकर के. एंड इट वाज सरप्राइजिंग ऑल्सो. इनिशियली मुझे इतना समझ भी नहीं आया. फिर मैंने नेल्सन खोली. आई वेंट बैक अगेन टू माई पीजी डेज एंड मैंने डिटेल में हर चीज़ स्टडी की. एंड आफ्टर स्टडिंग आई रियलाइज्ड कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर. And we can make it easy with simple mnemonics also and by a simple approach that will help you diagnose GSD. तो पहले हम पैथोजेनेसिस एंड बेसिक स्ट्रक्चर जीएसडी का पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर डन विद दैट we'll just come to some approaches that will make your clinic strong. So starting with the GSD. GSD है क्या? ये group of inherited metabolic disorders है caused by deficiency of enzymes involving the glycogen synthesis or breakdown that leads to abnormal glycogen accumulation and defective glycogenolysis. तो अगर बॉडी में ग्लूकोज अच्छे से स्टोर नहीं हो पा रहा और वही ग्लूकोज अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं हो पा रहा तो अल्टीमेट चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो है हाइपोग्लिसीमिया. एंड हाइपोग्लिसीमिया की मैनिफेस्टेशन आपको बहुत अलग अलग फॉर्म्स में दिख सकती है. तो जीएसडी यही है, यही इसकी डेफिनेशन है. फिर आपको नॉर्मल पैथोजेनेसिस पता होनी चाहिए कि फिजियोलॉजी क्या है ग्लूकोज की. तो ग्लूकोज हमें पता है कि ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होता है इन द लिवर एंड अल्टीमेटली ग्लाइकोजन जो है उसकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है एंड देन इट गोज इनटू द फॉर्म ऑफ फ्री ग्लूकोज. तो जब बॉडी को नीड नहीं होती तो एक्स्ट्रा, तभी हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा कार्ब्स फैट्स जो भी आप खा रहे हो दैट विल अल्टीमेटली एक्यूमुलेट एज ग्लूकोज ओनली एंड दैट विल बी रिलीज्ड इन योर बॉडी एंड गिव यू ग्लूकोज स्पाइक्स व्हेन इट्स नॉट नीडेड. तो दैट्स व्हाई वी ऑल गाइड आर पेशेंट्स कि ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेने हैं क्योंकि अल्टीमेटली एक्स्ट्रा जितनी भी कैलोरीज हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं. तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6P. एंड देन जब बॉडी को नीड होती है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है जिसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट G1P एंड G6P से ये दो एंजाइम्स एक्ट करके हमारे ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं इनटू फ्री ग्लूकोज. सो बिफोर दैट वी गो टूवर्ड्स GSD, विल फर्स्ट स्टडी अबाउट ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर. तो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं. एक है उसका मेन स्ट्रक्चर, जो मेन हमारी चेन है. मेन चेन जो है दैट इज मेड फ्रॉम अल्फा 1 and 4 बॉन्ड एंड जो एडिशनल चेन है हमारी वो बनी है अल्फा 1 6 ब्रांचिंग बॉन्ड से. तो इन दोनों ही एंजाइम्स में अगर कोई भी डिफेक्ट रहेगा दैट विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल ग्लाइकोजन इन द बॉडी. और वो ग्लाइकोजन सिर्फ स्पेसिफिकली लिवर में नहीं, अलग अलग ऑर्गन्स में जाके स्टोर होगा. जिस जिस ऑर्गन में स्टोर होगा वहाँ वहाँ डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होंगी. दिस इज द बेसिक फंड ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स. नाउ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर से पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एबनॉर्मल ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ जाके स्टोर होता है. तो सबसे पहले लिवर में ये मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज को, जैसे हमने देखा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. दूसरा मसल में, तो कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. वी आर वर्किंग आउट, वी आर डूइंग एनीथिंग. जब हम वॉर्ड राउंड्स में जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, सब सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मसल दे रही है. मसल से यही ग्लाइकोजन टूट के हमारा ग्लूकोज रिलीज करता है. नेक्स्ट इज, अब अगर इन दोनों जगह पे ग्लाइकोजन यूटिलाइज होता है तो इन दोनों जगह पे ही आपको मेन मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगी. तो हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स लिवर एंड मसल में कन्वर्ट हुए हैं. लिवर में आपको मेन फीचर्स जो दिखेगा वो हाइपोग्लिसीमिया. एज आई टोल्ड यू, लिवर में ग्लाइकोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड गिव यू ग्लूकोज स्पाइक्स. व्हेन यू डोंट हैव इट you will see the patient landing up in hypoglycemia, and that's what you see. And in muscle you will see the features of exercise intolerance. So you're working out and by the end of the day you don't have any energy to just
keep up with it. So that's the basic physiology of working out and using your glucose. But अगर एक किसी पेशेंट में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर स्पेसिफिकली मसल का है, तो वो थोड़ा सा चलने के बाद ही थका हुआ फील करेगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाएगी. एंड सम कॉमन फीचर्स दैट यू सी इन बोथ ऑफ देम, लिवर वाले में आपको हेपाटोमेगाली, फास्टिंग इंटॉलरेंस, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरग्लिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, कीटोसिस दिखेगा. एंड आई विल टॉक इन फर्दर सेशन कि ये सब क्यों दिखेगा, क्योंकि एवरीथिंग दैट यू रीड, माय फंडा इज यू शुड नो द रीजन बिहाइंड इट. आपको ऐसे ही रटना नहीं है कि हाँ इस वाले में ये दिखेगा, तो क्यों दिख रहा है, विल स्टडी. एंड इन मसल क्रैम्प्स, मायोग्लोबिन्यूरिया, आपका सीपी के लेवल एलिवेटेड होगा. दैट पेशेंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसमें भी सीपी के एलिवेटेड था. देयर इज पर से नो एपिसोड ऑफ हाइपोग्लिसीमिया, बट मेरे पेशेंट को हाइपोग्लिसीमिया का एपिसोड हुआ था. एंड हेपाटोमेगाली भी आपको नहीं देखने को मिलेगी. तो जब आपको ऐसा सा पेशेंट आ रहा है तो आप मसल के बारे में सोचो, जब वैसा सा आ रहा है तब आप लिवर के बारे में सोचो. अब एक मास्टर एल्गोरिदम है जो मैंने आपके लिए बनाई थी. आपको पेशेंट में क्या दिख रहा है विल लीड यू टू जस्ट बाईपास अदर टाइप्स ऑफ जीएसडी, एंड आपको नैरो डाउन करेगा कि आपको इन्हीं जीएसडीज के बारे में सोचना है. जैसे अगर पेशेंट आपके पास हाइपोग्लिसीमिया के साथ आ रहा है विद स्पेशली फास्टिंग हाइपोग्लिसीमिया, तो आपको लिवर के जीएसडी को सोचना है. टाइप 1, 3, 4 एंड 6 इसमें आते हैं. अगर पेशेंट आपके पास एक्सरसाइज इंटॉलरेंस या मसल क्रैम्प्स के साथ आ रहे हैं तो मसल वाले जीएसडीज को सोचना है, और वो होते हैं टाइप 5 एंड टाइप 7. कार्डियोमायोपैथी या हाइपोटोनिया, स्पेसिफिकली अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी जीएसडी आपके पास आ रहा है, आपको कार्डियोमेगाली दिखती है, फेलियर में आ रहे हैं, तो आप पॉम्पेज के साथ एसोसिएट करो. आई विल गिव यू अ वेरी इजी निमोनिक टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. Next is if the patient comes to you with hepatomegaly or failure to thrive, then think of liver GSDs. And अगर patient dark colored urine के साथ आ रहा है, myoglobinuria, then think of again the muscle GSDs. So both of these will help you understand the muscle one, and both of these will help you understand the liver one. And this is a special one in which the heart is involved, so you have to think about the Pompey's disease. Some exam pointers that you should know for your competitive exams, also for NEET SS, and apart from that, if you're studying for INI or DPG, then also you can just go through them. So important exam pointers are all GSDs are autosomal recessive except the special one that I already talked about, Pompey's is X-linked. Pompe disease is a lysosomal storage disorder, not a true glycogenolysis defect. Not all the GSDs cause hypoglycemia. That's important. Only the liver ones does. Lactate is high specifically in type 1, that is von Geeker, and normal in type 3. So here comes the catch. My patients were type 1 and type 3. टाइप 1 में मैंने आपको इनिशियली बताया था हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरट्राइग्लाइसिड्रीमिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैम लैक्टिक एसिडोसिस मैंने देखा था. एंड इन द नॉर्मल वन दैट वाज द कोरी. कोरी में मेरे को लैक्टेट जो था वो नॉर्मल दिखा. तो ये दोनों पेशेंट्स हैड मेड मी थिंक अबाउट मेकिंग यू स्टडी दिस, एंड this was how we diagnosed. Early recognition prevents complication. That's not an exam pointer, it's just the clinics. So नाउ वी कम टू द मेमोरी पैलेस. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जब कौन से टाइप के जीएसडी के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो कौन सा टाइप का जीएसडी है, उसमें क्या फीचर्स दिखेंगे. सबसे पहले हार्ट पंप करता है. अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा, if it's not pumping, then it's pompe, and it's a type 2 disorder. ठीक है, टाइप 2 डिसऑर्डर, हार्ट इज नॉट पंपिंग, इट्स पंपिंग. टाइप 5 डिसऑर्डर, मेकार्डल्स. मेकार्डल्स में आपका एम फॉर मेकार्डल, एम फॉर मसल, मसल काम नहीं करी, मेकार्डल्स है, तो टाइप 5 हो गया. लिवर, लिवर में आपको याद रखना है वॉन गीकर्स. ऐसे याद रखो कि वॉन एक बेबी था, लिवर हमारा बेबी है. सो दिस लिवर बेबी, इफ इट्स नॉट वर्किंग, इफ इट्स नॉट happening to release the glucose from glycogen, then it's a liver disorder and it's type 1. ठीक है, remember liver is the largest organ, it always come first. So anything pertaining to liver is von Gerke's, and von Gerke's is type 1. M for muscle, M for myocardials, it's type 5, and P for Pompe, heart is not pumping, so it's type 2. So that's the easy way to remember few of the disorders which we commonly encounter in the clinics. Now we'll come to enzyme insufficiencies. You can study and learn from here. I have given some easy mnemonics to remember also. You can study further. But there's a mnemonic that we all used to study in our PG days. Very poor children are most happy today. Very poor children are most happy today. V for very is type 1, von Geekers. P for poor is Pompey's type 2. C for children is Corey's type 3. A for Anderson is type 4, M for McArdle's is type 5,
H for happy is hers, that is 6, and T for Taurus, that is type 7, is the seventh glycogen storage disorder. Now we will classify them as per liver, as per muscle, and as per heart. We'll first study the heart one. Pompey's pumps heart. If it doesn't, then it's Pompey's type 2. Exercise intolerance is seen in 5 and 7. You just remember the odd numbers 5 and 7. So 5, as we studied, 5 is McArdle's M for muscle, and 7 is Tories, and in both of them you can't exercise and there is no hypoglycemia per se, so it is exercise intolerance GST. Now the first type in which we had studied about the liver is hypoglycemia, and 1, 3, and 6. You have to remember 1 is von Gerkes, 3 is Core's, and 6 is hers. So remember, I told you that my patient pertained to hypotonia, but he had 2 documented episodes of hypoglycemia at home. That's why is seen here. Hypoglycemia is present in Core's and von Gerkes also, and type 6 also, that is hers. So hypoglycemia is absent in second, 5 and 7. 2, 5 and 7 it's absent, but 1, 3 and 6 it's present. Okay, so you remember it. It's a visual memory you can learn from here, or if you have some special trick to remember it, you can just comment in the comment section and I will just add it to my PDF. So otherwise also you have to remember some special features when you're encountering a patient. अगर liver failure का patient आया है तो आपको याद रखना है एंडरसन की abnormal branches रहती हैं, so the liver is bad. Anderson pertains to abnormal glycogen branching, cirrhosis and liver failure you will see. So remember Anderson as a tree with the branches which are not going that great. That's why you end up in liver failure. लैक्टिक एसिडोसिस आपको किस में दिखेगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको अब तक विजुअल मेमोरी बन चुकी होगी कि मेरा एक पेशेंट आया था टाइप 1 का, जिसमें लैक्टिक एसिडोसिस देखने को आपको मिला था, एंड वॉन गर्कीज वो था, उसमें आपको लैक्टिक एसिडोसिस दिखेगी। अगर आपको किसी भी जीएसडी में शक है कि ये टाइप 1 है तो हमेशा लैक्टेट को देखो। Another special mnemonic regarding von Gerkes, because it's the most common encountered आपको जीएसडी दिखेगा, इसमें है 3H। H में आपको क्या क्या दिखेगा? हाइपोग्लिसीमिया, हेपाटोमेगाली, हाइपोलिपिडीमिया एंड हाइपोग्लिसीमिया, एंड I had seen all the things in my patient. That's why we just narrowed down to it. And point 9 is second wind mnemonic. McArdle gets a second wind. After resting for a while, energy comes back, and when you again start walking or working out, then you just you're exhausted. That's what a McArdle's patients look like, and it's a pathognomic of McArdle's, the wind phenomena. अब enzyme mostly बच्चों को याद नहीं रहते हैं. I tried to just simplify it for you. अगर इससे याद हो जाए then it's great. अगर नहीं याद हो then you're always open to share your tips in the comment section. I will just add in my PDF. So वॉन गर्कीज देखिए, वॉन गर्कीज में क्या होता है, हमारा गर्कीज जो है ना वो गो नहीं कर पा रहा, जी फॉर गर्कीज इट्स नॉट एबल टू गो, सो G6P की डेफिशिएंसी है, G6PD। पॉम्पेज जो है हमारे हार्ट में एसिड जम गया, दैट्स व्हाई इट्स नॉट एबल टू पंप, सो यू रिमेंबर इट एज एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज। देन कम्स द कोरीज, कोरीज याद रखो कट्स, कोरीज विल कट, सो ये ब्रांच को कट कर देगा, तो दैट्स व्हाई इट्स अ डी ब्रांचिंग एंजाइम। एंड एंडरसन हमने अभी ट्री याद किया था, ट्री की ब्रांचेस अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो इट्स अ ब्रांचिंग एंजाइम। मिकार्डल्स में आपको मसल एम फॉर मिकार्डल, एम फॉर मसल, सो आपको मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज में डिफेक्ट आएगा, एंड हर्स एच फॉर हेपेटिक, सो यहाँ पे आपको लिवर ग्लाइकोजन फॉस्फेट में डिफेक्ट आएगा। लास्ट वन इज टॉरीज, टॉरीज आप याद रख लो, पीएफके की प्रॉब्लम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की, एंड रिमेंबर only the Pompe one is a not true glycogen storage disorder, it's a lysosomal storage disorder, but we include it here also. So I hope this helps, and these are some memory visuals that will help you remember. Von Gerkes is sugar cubes, so patient comes with hypoglycemia. Pompe's doesn't help pumping the heart, so it's a disorder related to cardiomyopathy. Cories में आप कट कर देते हो ब्रांच को, तो rebranching enzyme है। एंडरसन में आपकी ब्रांचेस बहुत सारी है, तो इट्स एंडरसन डिजीज। मैकार्डल्स में मसल याद रखनी है, डंबल्स याद रखने हैं, तो आपको वहां से आपको मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है उसमें डिफेक्ट होगा। एच फॉर हर्स, एच फॉर लिवर, हेपेटिक, तो यहाँ पे आपको उसमें डिफेक्ट दिखेगा, एंड देन कम्स द टॉरी, सो रनर। सो देयर इज अ क्विक रिकॉल, प्लीज गो थ्रू इट, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर।
अब हम सबसे पहले हमारी चीट शीट 3 है जिसमें आप लिवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में पढ़ोगे। तो टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 6 आपकी लिवर से पर्टेन करती है। अब रिमेंबर हाउ टू रिमेंबर, देखो सबसे पहले बॉन गर्कर्स तो आपको पहले ही याद हो चुका है। देन एच फॉर हर्ट था, एच फॉर हेपाटिक था, तो ये भी लिवर को ही पर्टेन करेगी। अब आपने याद रखना है ट्री। हमें याद था कि ट्री की ब्रांचेस अगर अच्छे से ना बने या ट्री की ब्रांचेस कोई काट दे तो दोनों ही केसेस में आपका लिवर इन्वॉल्व होता है एंड लिवर की सिरोसिस हो जाती है। तो कोरी एंड एंडरसन विल कम इन इन द लिवर डिसऑर्डर। सो 1, 3, 4 एंड 6। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि जिनमें आपको हाइपोग्लिसीमिया दिखता है वो कभी भूलना नहीं है, 136 ऑल थ्रू आउट माई सेशन आई मेक यू रिमेंबर द थिंग्स दैट हम पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं वो मैं साथ साथ रिवाइज कराते जाऊंगी। अब एंजाइम इजी है, वॉन गक्कर्स में G6P था, कोरीज में डी ब्रांचिंग था, एंडरसन में ब्रांचिंग था एंड हर्स में लिवर, एच फॉर हर, एच फॉर लिवर था। जीन आप याद कर लो, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हमने बोला है मेनली लिवर है, बट कोरीज में आपको याद रखना है कोरी सीजर से काट रही है, लिवर को काटते काटते वो मसल को भी काट देगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिवर एंड मसल दोनों की मैनिफेस्टेशंस आपको दिखेंगी। दैट्स वाई माई पेशेंट केम विद hypoglycemia also, hepatomegaly also and hypotonia के episodes also। so कोरी एक स्पेशल टाइप का आपको जीएसडी देखने को मिलेगा। अब वन गीकर्स में मैंने आपको बताया था 4H थे। 4H में आपको क्या क्या देखने को मिला था, हाइपोग्लिसीमिया, हेपाटोमेगाली, हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरयूरिसीमिया। तो यहाँ पे आपको सेम चीजें पैथोलॉजी में दिखेंगी, यही आपको क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे। 6 से 12 महीने का बच्चा आएगा, वो कहेगा बार बार इसको ऐसे कुछ हाइपोटोनिक एपिसोड या सीजर लाइक एपिसोड होते हैं, वो बेसिकली हाइपोग्लिसीमिया की वजह से होता होगा। हेपाटोमेगाली, रीनोमेगाली दिखेगी, डॉल लाइक फेशियस दिखेगा, प्रोट्रूडेड एब्डोमेन होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा, नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ होगी, मसल को कुछ भी नहीं होने वाला। यहीं पे अगर आप कोरीज को साथ में कंपेयर करो तो हमें पता है यहाँ पे आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ एब्नॉर्मल ग्लाइकोजन बोथ इन लिवर एंड मसल आपकी हो जाएगी, जिसकी वजह से इट इज सिमिलर टू टाइप 1 बट मसल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो सेम फीचर्स विद फीचर्स ऑफ कीटोसिस, सीपी के भी रेज होगा, मसल वीकनेस होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, बार बार हाइपोटोनिया के एपिसोड्स आएंगे, ठीक है। एंड पहले हम फर्स्ट टू को कंपेयर करते हैं क्योंकि मेरे पेशेंट्स ये दोनों थे। अब आता है लैब्स में, अगर आप देखोगे तो आपको ग्लूकोज जो है कम दिखेगा, लैक्टेट हाई दिखेगा यहाँ पे, बट यहाँ लैक्टेट नॉर्मल होगा। यूरिक एसिड ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज होंगे, यहाँ पे भी इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पे कीटोसिस माइल्ड होगा, यहाँ पे सीके वेरिएबल या इंक्रीज भी हो सकता है। एंड एएसटी एंड एएलटी यहाँ माइल्डली रेज होंगे क्योंकि इट इज मोर स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू लिवर एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड ट्रीटमेंट क्या है, जो टाइप 1 है उन पेशेंट्स को आपने समझाना है कि आपको भूखे नहीं रहना मोर देन 2 to 3 आवर्स, आपको फास्टिंग स्टेट में नहीं जाना, हर 2 से 3 घंटे में कुछ कुछ खाना है। कॉर्नस्टार्च रिकमेंड करना है बिकॉज इट्स सिंपलर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे आपको ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, तो आप इनको कॉर्नस्टार्च 1 to 2 ग्राम पर केजी बोलोगे। एक डाइट चार्ट है जो मैंने अपने पेशेंट को रिकमेंड किया था फॉर टाइप 1 ऑल्सो एंड टाइप 3 ऑल्सो, दैट आई विल शेयर एट द एंड ऑफ दिस। तो आप ये, अगर आपका कोई पेशेंट आ रहा है यू कैन जस्ट एडवाइज देम। आपको हाइपोग्लिसीमिया अवॉइड करना है, ट्राई करो कि आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी कर लो घर पे 2 बार एटलीस्ट। रिस्ट्रिक्ट फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा बॉडी को एंड दैट डाइजेशन एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी, तो you have to take just simpler form of glucose. Allopurinol if hyperuricemia is present and liver transplant which is in rare cases जहाँ पे आपका सिरोसिस हो जाएगा। अब अगर टाइप 2 कोरीज के साथ पेशेंट आता है तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंट फीड्स दो, कॉर्नस्टार्च दो, हाई प्रोटीन डाइट दो एंड फास्टिंग अवॉइड करो, सेम थिंग बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। अब यही केस अगर एंडरसन एंड हर्स्ट का आता है, दोनों में ही लिवर इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों के एंजाइम्स थोड़े अलग होते हैं। ये आपका थोड़ा इन्फेंसी के टाइम पे आएगा, ये चाइल्डहुड में आएगा। जो आपका एंडरसन होगा उसमें आपको हेपाटोमेगेली, फेलियर टू थ्राइव इन पोर्टल हाइपरटेंशन विद लिवर फेलियर दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली लिवर ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर कोई भी आपके पास एंडरसन डिजीज के साथ आ रहा है एंड इफ इट्स कंफर्मेटरी तो यू थिंक दैट सम हाउ सम डे दे विल लैंड अप इन लिवर ट्रांसप्लांट। एंड अगर आपके पास पेशेंट हर्ज वाला आ रहा है तो आपको यहाँ पे बच्चे की हाइट छोटी दिखेगी, माइल्ड हेपाटोमेगाली, माइल्ड हाइपोग्लिसीमिया, कीटोसिस के साथ आ सकता है, ग्लूकोज यहाँ पे भी कम होगा, कीटोसिस यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, लैक्टोट और यूरिक एसिड नॉर्मल होगी, वो सिर्फ इसका फीचर है, ठीक है। एंड यहाँ दोनों केसेस में आपको फ्रीक्वेंट मील्स बोलने हैं, फास्टिंग अवॉइड करने बोलना है, बट मेन थिंग इज यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। हाउ टू डिफरेंशिएट, मेन पॉइंट जो मुझे दिखता है जब भी मैं इन चारों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती हूँ,
टाइप 3 में स्पेशली है कि वो दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, लिवर एंड मसल, तो दोनों के फीचर्स दिखेंगे। अगर बोले कि 4H कहाँ पे हैं, तो ये आपको टाइप 1 में दिखेगा, वॉन गीकर्स में, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरट्राइग्लिसरीडेमिया, हाइपोग्लिसीमिया, ये आपको वॉन गीकर्स में दिखेंगे। अगर मुझे कोई बोले कि लिवर ट्रांसप्लांट कहाँ रिकमेंडेड है, वो टाइप 4 होगा। एंड मैं कहूँगी कंपैरेटिवली सबसे अच्छा वेरिएंट, माइल्ड वेरिएंट, जिसमें आपको कोई भी स्पेशल फीचर नहीं दिख रहा, एंड इट्स अ गुड थिंग कि कोई स्पेशल फीचर नहीं है, सो आपके बच्चे बेटर स्टेट में होंगे, दैट इज टाइप 6। सो दीज आर सम की होम पॉइंट्स एंड यू कैन टेक देम टू होम एंड रिवाइज। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मसल में मोर स्पेसिफिकली आपको पॉम्पे और मेकार्डिल्स ही याद रखना है। पॉम्पे अगर मसल के साथ हार्ट भी इन्वॉल्व है, एंड मेकार्डिल्स अगर स्पेसिफिकली सिर्फ मसल इन्वॉल्व है। एंजाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जो पॉम्पे वाला पेशेंट होगा वो कार्डियोमायोपैथी, हाइपोटोनिया, मैक्रोग्लोसिया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि जैसे हम अपने एसाइनोटिक कार्डिक हार्ट डिजीज में देखते हैं, जैसे वहां देखते हैं वैसे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। सीपी के यहाँ रेज्ड होगा, और आप क्या करते हो यहाँ पे, एंजाइम रिप्लेसमेंट ही एक थेरेपी होती है जो आप कर सकते हो। एंड अगर जैसे मेकार्डिल्स है, मेकार्डिल्स में यही चीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे मसल पंपिंग में इश्यूज हैं, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कार्डिक सिम्टम्स कोई नहीं दिखेंगे। देन यू थिंक अबाउट मेकार्डिल्स, ओके। And there are some other types of GSDs also. If you want to top or like brilliantly outstand, then you can just study the type 9 and type 11 also. थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ें हैं, फैनकॉनीज डिजीज है एंड एक्स लिंक्ड डिजीज है, so you can study. मेरे लिए till 6 and 7 was sufficient. So these are some high differentiating points you can study. These will help you easily remember. यहाँ पे मैंने एक comparable chart बना दिया है बड़ा सा, जो यू कैन टेक होम, एंड जब भी आपको एक पेशेंट आए जीएसडी का, तो आप यहाँ से इजीली कंपेयर कर सकते हो। अब एक अप्रोच बनाना ज़रूरी था कि जब आपके पास कोई बच्चा ओपीडी में या वार्ड में आ रहा है, जहाँ पे आपको फीचर्स लग रहे हैं जीएसडी के, बट यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, एंड अभी आपके पास इन्वेस्टिगेशंस नहीं आई हैं, तो पहले आप क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एंड व्हेन द इन्वेस्टिगेशंस कम आउट, देन हाउ यू विल डिफरेंशिएट। So this is the main and very simple approach to a patient with GSD. We'll study together. अगर आपके पास एक बच्चा आता है, उसको आपको लग रहा है थोड़ी टिपिकल फेशीज है, बच्चे को 2-3 एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो चुके हैं, थोड़ा एफटीटी जैसा है एंथ्रोपोमेट्री पे, हेपाटोमेगेली लग रहा है, प्रोट्रूडेंट एब्डोमेन लग रहा है, आप सोचो, दिमाग में डीडीज रखो, हाँ ये मुझे लग रहा है कि ये जीएसडी हो सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एज सप यू कैन डू इज ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज कम ही आ रहा है तो इट गिव्स यू कंफर्मेटरी थिंग। फिर वीबीजी कराओगी, वीबीजी में माइल्ड एसिडोसिस विद लैक्टेट आपका रेज है। क्यों रेज होगा, लैक्टेट रेज होगा, तो हमें पता है कि पेशेंट जो है यूजुअली हगमा के साथ आते हैं, तो आप जब रेशियो बनाओगे, हगमा पेशेंट होगा, लैक्टेट रेज्ड होगा, तो दिमाग में आना चाहिए कि कहीं हाँ कोई आईएम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं जीएसडी तो नहीं है, कहीं वॉन ग्यूकस तो नहीं है। तो विल जस्ट गो थ्रू इट टुगेदर। ये फीचर्स जो मैंने आपको बताए, जब आपने देखा कि हाइपोग्लिसीमिया, आपने फास्टिंग कराई और प्रेजेंट था, तो आपका अप्रोच एक साइड शिफ्ट हो जाना चाहिए, और उसमें क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले लैक्टेट कराना वीबीजी पे। अगर लैक्टेट हाई है तो वॉन गीकर सोचना है, अगर लैक्टेट नॉर्मल है और मसल सिम्टम्स है, तो आपको सोचना है कोरीज। कोरीज में आपका लैक्टेट तो नॉर्मल होगा लेकिन मसल सिम्टम्स होंगे। अगर मसल सिम्टम्स में आपका लिवर भी इन्वॉल्व है और ये प्रोग्रेसिवली डिटोरेट ही हो रहा है, तो आपको एंडरसन सोचना है। बट अगर पेशेंट में कोई लिवर इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये डिटोरेशन नहीं दिख रही है आपको, तो आपको हर्ष सोचना है। फिर आता है हाइपोग्लिसीमिया ना होना। अगर हाइपोग्लिसीमिया नहीं है लेकिन पेशेंट में आपको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस दिख रही है, तो आपको मसल वाली डिजीजेस सोचनी है। ये सारी आ गई मसल से जो पर्टेन करती है, बट एक्सरसाइज इंटॉलरेंस के साथ अगर आपको कार्डियोमायोपैथी, हाइपोटोनिया, मैक्रोग्लोसिया, ये सब चीजें दिख रही हैं, तो आप पॉम्पेस को लेकर के सोचो। अगर ये है, ये ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपको कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचना पड़ेगा जीएसडी के एल्स। अब इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर पेशेंट में हाइपोग्लिसीमिया है और पेशेंट में हाइपोग्लिसीमिया नहीं है, अल्टीमेटली मसल सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर है तो आप कोरीज को लेके सोचो, अगर नहीं है तो बाकी एडिशनल चीजें जो मसल से रिलेटेड आई थी उनको लेकर के सोचो। उसमें क्या क्या आता था, मेकार्डल्स एंड टॉरीज। अगर विंड फिनोमेना जो आई हैड टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, आपको वैसा सा कुछ देख रहा है, तो आप मेकार्डल्स डिजीज को लेके सोचो।
अगर ये चीज़ आपको नहीं दिख रही तो फिर देखो कि क्या हेमोलिसिस है। इफ हेमोलिसिस इज प्रेजेंट देन यू थिंक ऑफ टॉरीज। मैंने आपको हेमोलिसिस के बारे में कोई स्पेसिफिकली टॉरीज में बताया नहीं था, लेकिन ऊपर वाली स्लाइड्स में आई हैव मेंशन कि अगर आपको कहीं पे भी हेमोलिसिस दिख रही है और पेशेंट में कार्डियस जैसे सिम्टम्स है बट साथ में हेमोलिसिस भी है, देन यू हैव टू थिंक ऑफ टॉरीज विच इज द टाइप 7 डिसऑर्डर। अब आती है मैनेजमेंट। मेनली है डाइटरी मैनेजमेंट। आप पेशेंट को बोलो भूखे नहीं रहना है, फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स लेने हैं। आप एक अच्छा सा डाइट चार्ट बनाओ, दैट आई विल शेयर एट द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज है जो कुछ ही डिजीजेस को लेकर के प्रेजेंट हैं, जैसे कि पॉम्पेस के लिए हमारे पास एल ग्लूकोसाइडेस अल्फा नाम का एक एंजाइम है जो आप आर्टिफिशियली रिप्लेस कर सकते हो। टाइप 1 के लिए अगर हाइपरयूरिसीमिया हो रहा है तो आप एलोपेरिनोल दे सकते हो, जैसे कि हम ट्यूमोलाइसिस सिंड्रोम में देते हैं। सुक्रोज एंड माल्टोडेक्स्ट्रीन आप बिफोर एक्सरसाइज पेशेंट को बोल सकते हो ताकि उसको इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल जाए, ही विल बी एबल टू वॉक एंड एक्सरसाइज ऑल्सो। एंड कुछ इंटेंस एनारोबिक एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है अगर मसल टाइप का जीएसडी आपको देखने को मिल रहा है। अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहा है तो डेफिनेटली अगर लिवर फेलियर के साथ आ रहे हो तो लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचो। अगर पॉम्पेज वाला पेशेंट है, हार्ट फेलियर के साथ आ रहे हैं तो उस समय आपको एक्टिवली फेलियर मैनेज करना है हार्ट का। अगर क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में भी आ सकते हैं तब आपको इन्फेक्शंस को मैनेज करना है। एडवांस थेरेपी में लिवर ट्रांसप्लांट, जीन थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी एंड जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस पेशेंट ऑफ कोरीज दैट केम टू मी, आई हैड नथिंग टू टेल देम। दे वर आस्किंग मी मैम कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताओ, हम तंग आ गए हैं, हमें कुछ सजेस्ट करो कि हम कहाँ से क्या चीज़ करा सकते हैं। वी रेडी टू गो टू एम्स, दिल्ली, सब महंगे हॉस्पिटल्स में जाने के लिए रेडी हैं, बट it was very important to counsel them that there is no treatment, it's a lifestyle management that you have to do for the patient। और वैसे ही आपको काउंसलिंग भी करनी है, उनको बताना भी है जो जो आप जीएसडीज में रिकमेंड कर सकते हो। तो दिस लास्ट शीट इज जस्ट फॉर माय नीट एसएस एनआईसीटी नीट पीजी स्टूडेंट्स। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं आप इनको रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि किस जीएसडी में आपको ट्रिपल एच दिखता है, किस जीएसडी में आपको एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, रिमेंबर पॉम्पेज, किस में आपको विंड फिनोमेना दिखेगा, किस वाले डिजीज में आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, किस वाले में आपको लैक्टेट नॉर्मल होगा लेकिन हाइपोग्लिसीमिया होगा और मसल सिम्टम्स भी आएंगे। तो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू, सम वन लाइनर्स एंड सम एग्जांपल्स। एंड ये रैपिड डिफरेंशिएटेड ट्रिक्स है जो मैंने ऊपर भी बताई थी, यहाँ से भी आप इजीली याद कर सकते हो। एंड दिस रोड मैप टू ऑल दी एंजाइम G6P से स्टार्ट होकर के फॉस्फोराइलाइज, जो कि अल्टीमेटली ग्लाइकोजन को break away करता है to simpler glucose. So these were all the tricks that will help you to see the lab clues, management and enzyme deficiencies, everything under you just need good 2 to 3 minutes to just go through the whole PDF if you have seen my video, and this will make your residency and your exam absolutely very easy. So just stay tuned because I keep bringing such very important topics that will be helpful for you आपके एग्जाम्स के लिए भी, आपकी रेजिडेंसी के लिए भी। एंड अगर देर इज सम टॉपिक विच यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट तो आप बस कमेंट में लिख दो, and comment section say I will just catch it up and I will come up with that topic also। And I hope that this was pretty clear and I had done the justice with the topic of glycogen storage disorder. Thank you।